हज़ारों लाखों पुरुष हैं आज के समय में इंडिया में, जो कि तरह-तरह की चीज़ों की वजह से, चाहे वो कानून ले लीजिए, चाहे हमारा सिस्टम ले लीजिए, चाहे हमारा सोसाइटल पर्सपेक्टिव ले लीजिए, उसकी वजह से सफ़र करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक किस्सा है जिसको मैं अभी जो है उठा रही हूँ, उसमें उस बेचारे लड़के से पुलिस ने 12 लाख रुपए ले लिए हैं। रेप का केस बिल्कुल भी बनता नहीं है, उस आदमी के पास इतने सारे सबूत हैं कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, कोई शादी की बात नहीं थी। एक ऐसा इंसान, उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस जब लगे, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। महिलाओं के केस में क्या होता है, सबको यूँ लगता है कि भैया दूर ही रहो, कहीं हमारा नाम ना कोई इंक्लूड कर दे। ये जो महिलाओं के कानून हैं, उनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और मेरे साथ हैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका। थैंक यू सो मच विशाल जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। दीपिका जी, आप एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे मुद्दे पर इतने समय से काम कर रही हैं जिस पर इंडियन सोसाइटी में काम करना तो छोड़िए, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। पुरुष भी क्या हेरेस किए जा सकते हैं, पुरुष भी क्या प्रताड़ित हो सकते हैं, और एक इंडियन सोसाइटी जहां जिसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है, वहां मेंस राइट एक्टिविस्ट होना यह अपने आप से कितना चैलेंजिंग है? विशाल जी, चैलेंजिंग तो बहुत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन बातों के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, इन मुद्दों के बारे में कोई ज़िक्र भी नहीं करना चाहता और मैं तो काम कर रही हूँ। तो चैलेंजिंग तो डेफ़िनिटली है, लेकिन नीड बहुत ज़्यादा है और एग्ज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस इश्यू की। लोग नहीं देखना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे हज़ारों, लाखों पुरुष हैं आज के समय में इंडिया में, जो कि तरह-तरह की चीज़ों की वजह से, चाहे वो कानून ले लीजिए, चाहे हमारा सिस्टम ले लीजिए, चाहे हमारा सोसाइटल पर्सपेक्टिव ले लीजिए, उसकी वजह से सफ़र करते हैं और उनकी सुनवाई कहीं पे नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कुछ लोग आके जो हैं इस मुद्दे पर भी बात करें और मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसके बारे में ना ही हमारे समाज में बात होनी चाहिए, बल्कि चेंजेस भी हमारे लॉज़ में, कानून में, हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि समान न्याय हो सके लोगों के साथ, इक्वल जस्टिस हो सके लोगों के साथ। हमारी जो भी जर्नी होती है वो हमारे आसपास की चीजों से, ऑब्जर्वेशन से होती है या फिर एक्सपीरियंस से होती है। आपका ऐसा एक्सपीरियंस क्या था? आपका क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि आपको लगा कि आदमियों के हक की बात करना जरूरी है, और आपको कब लगा कि ये बात मैं ही करूंगी? विशाल जी, 2011 में मेरे साथ एक पर्सनल वाकया हुआ था, जहाँ पे एक शादी हमारी ही परिवार में टूटी, जिसमें गलती जो थी लड़की की थी, क्योंकि वो पहले से किसी को प्यार करती थी, शादी के बाद भी उसने वो कंटिन्यूड रखा। शादी सिर्फ़ एक स्टैम्प मेरे ख़्याल से थी, एक फ़ॉर्मेलिटी थी। अब उसके अलावा जो है, वो जो मोहतरमा थी, वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहती थी, वैसे ही जी रही थी। बस एक समाज को दिखाने के लिए शादी कर ली थी। ना ही उनका इस परिवार से कोई संबंध उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ना ही अपने पति के साथ उन्होंने कोई संबंध रखा। और जो है अपनी पुरानी जो ज़िंदगी थी या अपने पुराने जो उनका प्रेम था, उसको कंटिन्यूड रखा शादी होने के बावजूद। हम लोग को पता चल गया उस चीज़ के बारे में, हमारे परिवार में जो है ये वाक़या हुआ, सब लोगों को पता चल गया कि इस तरह की चीज़ है। सबूत जुटाए गए ताकि कल को कोई उलाहना ना दे कि आप किसी महिला के चरित्र के ऊपर गलत जो है वो कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जब सबूत पुख्ता हो गए, तो फिर उसके बाद जब उनको बोला गया कि ये गलत है, तब उन्होंने पहले तो ड्रामा किया कि नहीं, गलती हो गई, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। बट बाद में उन्होंने बाकायदा ये बोल दिया कि हाँ, वो इस शादी में नहीं रहना चाहती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती हैं और वो जो है डिवोर्स चाहती हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सारे सभ्य समाज के लोग हैं। अगर कोई इंसान एक शादी में नहीं रहना चाहता, तो बिल्कुल लाज़मी नहीं है कि उसको शादी में बाँध के रखा जाए। तो यही एक एक्सपेक्टेशन थी कि बिना किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाए, बिना किसी को समाज में उसको नीचा दिखाए हुए एक सभ्य परिवारों की तरह अलग हो जाएँ, वही किया गया। म्यूचुअल डिवोर्स जो है एक इनिशिएट किया गया कुछ टाइम बाद। लेकिन फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद जो है कुछ महीनों बाद उस डिवोर्स को विथड्रॉ कर दिया जाता है, ये कह के कि इस परिवार ने तो मेरे से दहेज की डिमांड की है, ये लोग सारे के सारे लोग मिलके मुझे हर रोज़ मारते थे, मुझे 3 कपड़ों में घर से बाहर फेंक दिया गया, मुझे दुपट्टे से मेरा गला दबा के मारने की कोशिश की। उस समय पे ये इल्ज़ाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा
सीरियस हमारे को लगे थे और एकदम से यूँ लगा था पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा कुछ कोई लिख कैसे सकता है? इनके पास कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फर्जी है, सफ़ेद झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो हुआ है उसके सबूत तो हमारे पास है। लेकिन जब मैं लोगों से बात करने लगी कि ये इस तरह से कैसे हो सकता है, तब समझ में आया कि ये जो महिलाओं के कानून हैं, उनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। एक हमारे को धमकी दी गई कि हमारे को 498 ए के केस में फँसा दिया जाएगा। तो 498 ए के बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये 498 ए क्या चीज़ है और जिससे भी बात करते थे वो हर इंसान ये बोलता था कि कानून इतना ज़्यादा एक तरफ़ा है कि सबसे पहले एफआईआर होगी, आप लोगों का अरेस्ट हो जाएगा। ना ही सिर्फ़ लड़का, उसके माँ-बाप, उसकी बहन, उसके भाई, उसके अंकल-आंटी जिसका भी नाम लड़की जो लिखवा देगी उसको उठा के जेल में डाल देंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय है और ये सब कुछ वाक़या जब हो रहा था उस समय जब कोर्ट में एक बार खड़े हुए थे हम तो इन मोहतरमा की बहन ने उसको बोला कि तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास सारे के सारे कानून हैं और इन लोगों की तो देखना हम लोग किस तरह से बैंड बजाएँगे। तो मुझे बहुत वो बात चुभी कि जिसने गलती की है, वो कानून का सहारा लेके दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है। तो फिर 498 ए के बारे में जो है रिसर्च करनी शुरू की और समझ में आया कि जाने हज़ारों, लाखों कितने परिवार हैं, 2012 की ये बात है जो बर्बाद हो चुके हैं इस कानून की वजह से, जो सड़क पर आ चुके हैं क्योंकि इस कानून में फँसा के लोग जो है उगाही करते हैं पैसे की, लाखों करोड़ों रुपए डिमांड करे जाते हैं। पता ऐसी कहानियाँ सुनने में आई जहाँ पे परिवारों के पूरे लैंड बिक गए, पूरी सेविंग्स जो है खत्म हो गई, ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी खुशहाल होते हुए बिल्कुल ऐसे सड़क पर आ गई। तो मुझे लगा कि और ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक वीडियो है जो मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में है जो कि 498 के मिसयूज़ पर है। सैयद अहमद मखदूम की। उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने से पहले एक वीडियो छोड़ी यूट्यूब पर, एक ब्लॉग भी बाकायदा लिखा जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको झूठे दहेज के मुकदमे फँसाया गया, फिर उसके बाद उनको अपने बच्चे से बिल्कुल अलग कर दिया गया। वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाते थे और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे वो। तो उन्होंने कहा कि शायद मैं अपने बच्चे को या उसको अपनी ज़िंदगी में कभी देख नहीं पाऊँगा और ऐसी ज़िंदगी मेरे लिए अ, बेजा है और झूठे मुकदमों में मुझे फँसाया गया जबकि वो कनाडा से आए थे इंडिया। कनाडा में वो सोशल वर्क कर रहे थे और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। तो एक ऐसा इंसान उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस जब लगे, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। जब एक बार मैंने ये वीडियो देखी एक रात मुझे आज भी वो रात याद है, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं अपने आँसुओं को रोक नहीं पाई क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ-साथ में चल रहा था और ये वीडियो जब मैंने देखी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूँगी और किसी न किसी तरह से समाज में ये जो आदमियों के साथ गलत हो रहा है, उसको उजागर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी जर्नी 2012 में शुरू हुई, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू हुई। उससे पहले जो है मैं सड़कों पे हरियाणा से हूँ, हरियाणा रोडवेज़ की बसेज़ में महिलाओं के लिए लड़ाइयाँ कर लेती थी, कोई अगर लड़का उनको छेड़े या गलत हरकत करे, तब तक यही सोचती थी कि महिलाओं के साथ ही गलत होता है, जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन उस एक इंसिडेंट्स ने मुझे एक दूसरा जो है पहलू जो है इन इन इश्यूज़ का वो दिखाया, वो उजागर किया और मुझे लगा कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं इस मुद्दे को ऐसे मुकाम तक लेकर जा सकती हूँ या कोशिश कर सकती हूँ जहाँ पे कुछ बदलाव लाने की मैं कोशिश करूँ। पिछले 11 साल से आप ये काम कर रही हैं। जब आपने इन चीजों को सोशल मीडिया पर लाना शुरू किया, उसके बाद से आपको लगा कि फर्क कुछ ज्यादा है, इम्पैक्ट कुछ ज्यादा है। और अगर आप कुछ बता सकें एग्जाम्पल से कि आपने जब इसे सोशल मीडिया पर लाया, क्या असर पड़ता हुआ आपको नजर आया? मैं तो सोशल मीडिया की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ विशाल क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे काम का सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आज के समय में भी मैं आपको अगर एक बहुत ही रीसेंट वाक़या शेयर करूँ तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। उसकी एक बहुत ही जुझारू एंकर हैं जिनको मेरे काम के बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि दीपिका हम एक शो करेंगे जिसमें हम ये बताएँगे कि आदमियों के साथ कैसे बुरा हो रहा है। पिछले 3 महीने से उस शो को क्लीयरेंस नहीं मिल रही है।
वो ये शो नहीं कर पा रहे हैं। स्टोरीज़ वगैरह सब मैंने उनको प्रोवाइड करी, बहुत ही सीरियस केसेज़ उनको प्रोवाइड करे। ऐसा केस जहाँ पे शादी खराब हो गई तो ससुर के ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया और बाकायदा वो प्रूव हुआ कोर्ट में कि वो झूठा रेप केस था। या फिर एक एसिड अटैक का केस जिसमें एक लड़के के ऊपर एक औरत ने एसिड इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी और वो उससे बहुत छोटा था, उसने उसके परिवार ने मना कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ जो है मैंने उनको बताए, लेकिन 3 महीने हो गए हैं वो शो आज तक दिखा नहीं है क्योंकि उनके एडिटर्स ने ये कहा कि क्या बात कर रही हो, औरतों के साथ तो सदियों से जो है टॉर्चर होता आ रहा है, तो आदमियों की टॉर्चर की बात ही कहाँ से आती है। तो ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, बट सोशल मीडिया ने वो मुझे वो पावर दी कि मैं लाखों करोड़ों लोगों तक जो है अपने इन इन इश्यूज़ को पहुँचा पाऊँ, इन कहानियों को पहुँचा पाऊँ जो सिर्फ़ कहानी नहीं है, आप बीती हैं किसी परिवारों की, एक आदमी की, उसकी पूरी ज़िंदगी की। और शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का कि सब लोगों को मेरे काम में बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखती है, बहुत ज़्यादा अ ह्यूमैनिटी दिखती है और मेरे काम को वो और आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो 2014 में हुआ रोहतक सिस्टर्स वाला केस है जहाँ पे वो 2 लड़कियों को ब्रेव हार्ट कह दिया गया था। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें सच्चाई दिखाई गई कि वो किस तरह से दोनों लड़कियाँ जो हैं, लड़कों को पकड़-पकड़ के किसी भी जगह पे और उनको मारती-पीटती थी, उनकी वीडियोज़ बनाती थी और उसके बाद ये कहती थी कि हम मोलेस्टेशन का मुकदमा करेंगे और ये वीडियो दिखा देंगे कि हमने तुम्हारे को पीटा। वही चीज़ उन्होंने बस में किया, थैंक गॉड वो नेशनल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ बनी कि लड़कियों के साथ गलत हुआ है, बट सच्चाई ये थी कि वो लड़कियाँ खुद ही गलत थी। तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई रोहतक सिस्टर्स के नाम से, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तब लोगों के सामने जो है उस केस की सच्चाई सामने आई और फिर जो है बिल्कुल पलट गई चीज़ जो है, उनको सरकार इनाम देने वाली थी, वो इनाम जो है कैंसल कर दिया गया और इवेंचुअली वो जो लड़के हैं बरी भी हुए और सच्चाई जो है लोगों के सामने आ पाई और सिर्फ वो लड़के नहीं जो इस केस में इन्वॉल्व थे, बस पहले वाले भी जो बहुत सारे परिवार जिन्होंने उनको झूठे रेप या मोलेस्टेशन केसेस की धमकी दी थी या फँसाया था, वो भी अपनी बात जो है मेरे माध्यम से लोगों के सामने ला पाए। तो रोहतक सिस्टर्स का ऐसा केस है, फिर उसके बाद सरबजीत सिंह, जसलीन कौर वाला भी केस है, जो मैंने सब लोगों के सामने उसकी सच्चाई को लाने की कोशिश की, सरजीत का भी पक्ष जो है लोगों के सामने रखा। उसके बाद मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ तो है ही हैं, तो सोशल मीडिया जो है काफ़ी मुझे हेल्प करता है और ऑफ लेट जो मैं सबसे ज़्यादा जिस माध्यम का इस्तेमाल करती हूँ, वो है ट्विटर। जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। एक्स ने मुझे इतनी मदद की है इन केसेज़ में कि आज के समय में मैं पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है टैग करके अगर किसी केस में बोलती हूँ कि ये बिल्कुल बेजा झूठा केस है, तो पुलिस जो है मेरे पोस्ट का संज्ञान लेती है और उस परिवार से जो है मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है या समान न्याय देने की कोशिश करती है। ज़्यादातर लड़कों की या पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है इन केसेज़ में, खासकर एक महिला इल्ज़ाम लगा दे तो। तो थैंकफुली सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे ये पोस्ट्स वायरल हो जाएँ तो पुलिस को ये समझ में आता है कि अगर उन्होंने अ, मत इन्वेस्टिगेशन जो है एक तरफ़ा करी या फिर किसी इंसान की जो कि निर्दोष है उसकी सुनवाई नहीं करी, तो बहुत सारे लोग आक्रोशित हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ पे पुलिस ने जो है लोगों की हेल्प करी। ऐसे झूठे रेप केसेज़ हैं जहाँ जो मैंने जिनका इश्यू जो है ट्विटर पे उठाया। कुछ एविडेंसेस जो है पुलिस के सामने और समाज के सामने लाए कि इस तरह के एविडेंसेस इस लड़के के पास हैं। उसके बावजूद भी आप अगर इसको अरेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल जो है अन्याय होगा और थैंकफुली कुछ ऐसे केसेज़ हुए हैं विशाल जहाँ पे पुलिस ने फिर इवेंचुअली अरेस्ट नहीं किया। सोशल मीडिया से कुछ मुद्दों को उठाना एक हद तक काम कर देता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुरुषों को जस्टिस मिल पाता है? वो कानूनी लड़ाई वाला रास्ता, क्या उसको अपनाकर जस्टिस पाना किसी आदमी के लिए आज भी क्या बहुत मुश्किल है? या जब से सोशल मीडिया पर ये चीजें उजागर होने लगी हैं, झूठे केसेस, थोड़ा आसान हुआ है? नहीं विशाल, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया के ऊपर एम्प्लीफिकेशन की वजह से ज़मीनी स्तर पर न्याय मिलना कोई ज़्यादा आसान हो जाता है। 2 पहलू हैं इस चीज़ के, पहला पक्ष तो ये है कि पुलिस जो है वो बहुत पावरफुल है। वो अगर सुनती है किसी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की बात, जैसे मैं अगर कोई मुद्दा उठाऊँ, तो वो उनकी मुझे लगता है अच्छाई होगी, कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं उनके कानों पर जून भी नहीं रेंगती क्योंकि उनके पास पावर बहुत है। उनके पास अरेस्ट की पावर है, उनके पास किसी को उठा लेने की
पावर है, उनके उनके पास ये पावर है कि जिसका भी वो नाम एफआईआर में दर्ज करना चाहे या डालना चाहे डाल सकते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो कंप्लेंट आई है, महिला कोई जो है कंप्लेंट कर रही है, तो हम लोग उसकी शिकायत को कैसे वो करें, दरकिनार कर दें। तो पावर बहुत है पुलिस के पास जिसका वो एक्सप्लॉइटेशन भी करती है। मैं अगर आपको हाल ही में किस्सा बताऊँ, मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करूँगी, बट उत्तर प्रदेश का एक किस्सा है जिसको मैं अभी जो है उठा रही हूँ। उसमें उस बेचारे लड़के से पुलिस ने 12 लाख रुपए ले लिए हैं। रेप का केस बिल्कुल भी बनता नहीं है। उस आदमी के पास इतने सारे सबूत हैं कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, कोई शादी की बात नहीं थी। वो महिला जो है 30 साल से ऊपर की महिला है, सब कुछ समझती है, लेकिन उसने शादी का झांसा देकर रेप करने की जो है बात कर दी। इस लड़के से 12 लाख रुपए लिए जा चुके हैं और 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हो चुके हैं। अब तीसरा जो आ रहा है उसको भी ये लग रहा है कि भैया ये तो पैसे का पेड़ है, तो इससे और मैं पैसे ले लूँ। तो उससे इतना ज़्यादा पैसा ले लिया गया है उस चीज़ के लिए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो और भी बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ पे पुलिस नहीं सुनवाई करती है, अरेस्ट कर लेती है। जो मैंने केसेज़ किए हैं वो तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा अब जो है कोर्ट के भी इस तरह के जजमेंट्स आने लग गए हैं। दिल्ली का ही केस था, जहाँ पे एक लड़के ने पहले खुद कंप्लेंट करी थी कि ये महिला जो है मेरे ऊपर झूठा रेप केस लगाने की धमकी दे रही है मुझे। ये पहले भी 2 रेप केस लगा चुकी है और अब मुझे धमकी दे रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस लड़की की कोई सुनवाई नहीं करी, उसके ऊपर एफआईआर करी, इमीडिएटली उसको जेल में डाल दिया। तो दिल्ली की एक कोर्ट ने बहुत ज़्यादा तल्ख़ टिप्पणी करी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बिल्कुल अंधे की तरह लेडी ऑफिसर है, उसने अंधे की तरह काम किया और उनके ऊपर इंक्वायरी भी अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कोर्ट ने बिठाई है कि देखा जाए कि इस तरह से इन्होंने क्यों काम किया। तो पुलिस के पास बहुत पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो चाहे तो आपको सड़क पर ला सकती है। तो उस पावर को चैलेंज करना मुझे भी हज़ार बार सोचना पड़ता है कि कहीं ये उल्टा ही ना पड़ जाए जिसके लिए मैं मदद कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है विशाल जी की पुलिस बोलती है बहुत ट्विटर पे तुमने वो मचा रखा है ना, वायरल हो रखे हो ना, अब देखना हम क्या करेंगे। तो ऐसे भी केसेज़ हैं जहाँ पे पुलिस ने बिल्कुल नेगेटिवली उस चीज़ को ले लिया क्योंकि वो चैलेंज नहीं चाहते नहीं है कोई उनकी पावर को चैलेंज करे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ बताती हूँ, वो है कि जब पुरुषों और उनके परिवारों के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा आघात जो है मेंटल होता है। उनको ये लगता है हम अकेले हैं, परिवार कोई आस-पास के रिलेटिव्स वगैरह भी साथ नहीं देते हैं, सब लोग अपनी कन्नी काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि महिलाओं के केस में क्या होता है, सबको यूँ लगता है कि भैया दूर ही रहो, कहीं हमारा नाम ना कोई इंक्लूड कर दे। क्योंकि ऐसा हुआ है, दोस्तों के नाम ऐड हो जाते हैं, रिश्तेदारों के नाम ऐड हो जाते हैं, तो लोग इस वजह से कन्नी काट लेते हैं। तो उस समय पे इंसान अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। तो मेरे जैसे लोग और बहुत सारे मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, आज के टाइम पे मेंस राइट ऑर्गनाइज़ेशन है, सेव इंडियन फैमिली नाम की ऑर्गनाइज़ेशन है, वो पैन इंडिया काम करती है। तो जब मेरे जैसे लोग या इन ऑर्गनाइज़ेशंस मेंस राइट ऑर्गनाइज़ेशन जैसा सहोदर ट्रस्ट भी है, वो भी पैन इंडिया काम करती है। तो ऐसे लोग की जब थोड़ी-सी मदद मिल जाती है तो एक इमोशनल आपको वो मिलती है करेज मिलता है कि हाँ, हम लड़ सकते हैं। लीगल गाइडेंस तो ऑब्वियसली हम लोग देते ही हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन मामलों में करना क्या है। तो एक वो जिस जिस मुझे लगता है कि जिस पॉइंट से मैंने शुरुआत की थी कि अवेयरनेस आए लोगों में, लोग अपने आप को अकेला ना महसूस करें, आत्महत्या ना करें। मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों की प्रेज़ेंस जो है, उस चीज़ को एड्रेस करने में बहुत काम करती है कि लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमारे साथ भी कोई खड़ा है। हमारे को भी कोई समझ सकता है और हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठा रहा है। तो मेरे ख़्याल से वो एक स्ट्रेंथ, वो एक आइडिया ही लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे घर पे एक बुजुर्ग दंपत्ति आए, उनके बेटे को जो है उनकी पत्नी ने झूठे डाउरी केसेस में फँसा रखा है। उन्होंने अपनी वाइफ को रेड हैंडेड पकड़ लिया था, किसी और आदमी के साथ और उनके पास सारे सबूत हैं इस चीज़ के। लेकिन वो महिला जो है उसके बाद पुलिस के पास जाके बोलती है कि उसको दहेज के लिए, उसको अननेचुरल सेक्स के लिए, उसको इस तरह से उसके हस्बैंड ने प्रताड़ित किया। विदिन 1 महीने मैरिज खत्म हो गई और उसके हुँ। बाद ये केसेस हो गए। तो जब वो अंकल आंटी मेरे पास आए थे, तो वो उनकी बेटी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और लिटरली रोते-रोते आए थे। जब वो वापस गए हैं, तो उनकी बेटी का मुझे मैसेज आया कि दीपिका यू हैव नो आइडिया कि मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं और हम लोग वो लड़की जो है उनसे 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रही है, उनकी बहू, कि मैं केसेस वगैरह सब वापस ले लूँगी अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें। तो मैंने उनको बोल के भेजा कि मैं आपके साथ हूँ, 1 रुपया भी नहीं देंगे हम उनको। तो वो बहुत स्ट्रेंथ लेकर गए मेरे घर से और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो हर रोज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं विशाल और हम कोशिश करते हैं कि उनको एनकरेज करें कि आप फाइट कीजिए
और इस तरह की एक्सटॉर्शन के सामने अपने घुटने मत टेकिए। पिछले 11 सालों का एक्सपीरियंस में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब भी आप पर कोई झूठा केस हो, आपसे पैसे मांगे जाए, आपको परेशान किया जाए, आपको जो है वो समाज में बदनाम करने की धमकियां दी जाए, तो उस केसेस से निपटने का क्या कोई एक तरीका है? और वो तरीका क्या होगा अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से वो चीज सभी लोगों तक पहुंच सके कि जैसे ही कोई ऐसी बात करे, आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है? देखिए विशाल, अगर मैं ये बोलूँ कि इन केसेस से बचने का कोई तरीका है, तो मैं सही नहीं बोल रही होंगी, क्योंकि ज़रूरी है लोगों को सच्चाई जानना, ज़रूरी है लोगों को ज़मीनी जो रियलिटीज़ हैं उनसे रूबरू होना। इन केसेस से बचने का एज़ सच कोई, अगर मैं बोलूँ, कोई फ़ॉर्मूला है तो नहीं है, सिंपल एज़ दैट। हम्म। ये केस किसके साथ हो सकते हैं, कुछ खास अगर किसी ने कुछ किया हो तो ही हो केस, या कुछ खास नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ़ोरग्राउंड नहीं है। लेकिन अगर इन केसेस में अगर आप और आपका परिवार फँसते हैं, तो सिर्फ़ एक ही एक चीज़ जो आपको सहायता कर सकती है, वो ये कि डरे मत। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप सफ़र ज़रूर कर सकते हैं झूठे केसेस से, लेकिन जीत कभी भी उन लोगों की नहीं होगी जो झूठ बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी हैरेसमेंट हो, और वो हैरेसमेंट कितने सालों तक हो, इंडियन सिस्टम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है। हमारे कोर्ट्स में करोड़ों केसेज़ लंबित हैं, ये सभी को पता है मेरे ख़्याल से। लेकिन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा एक स्लो पेस पे चलता है। आपको न्याय मिलने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर किसी ने झूठ बोला है, तो वो जीत जाएँ। इन केसेज़ में सबसे खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि महिला जो है, चाहे उसने झूठ ना बोला हो, वो अगर मेंटेनेंस डिमांड करती है, तो गुज़ारा भत्ता जो है उसको बंध जाता है। तो अगर किसी इंसान ने गलत भी ना किया हो, तो फिर भी उसको जो है, कभी बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं कि पैसे देने पड़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप उस इंसान जो आपके खिलाफ झूठ बोल रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। बट ये रियलिटी है, आप इसका बहुत ज़्यादा काउंटर जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, डरे मत। सबसे ज़्यादा जो काम आपके आएँगी, वो आएँगी आपकी एविडेंसेस, चाहे वो ऑडियो फ़ॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फ़ॉर्म में हो, चाहे वो फ़ोटोज़ की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग्स की फ़ॉर्म में हो। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि इन सब एविडेंसेस को कोई नहीं देखेगा, इन सब एविडेंसेस के कोई मायने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह की एविडेंस जो है कोर्ट्स में देखी जाती है। अगर वो डायरेक्टली एडमिट नहीं भी की जाती है, तो भी जज जो है, अगर उसको इस तरह के एविडेंसेस दिखाए जाएँ और बताया जाए कि ये सच्चाई है, तो वो एटलीस्ट सुनते हैं। कोई दूसरा ये एग्जांपल है आप दे कि सकती हैं कि एविडेंस थे तो केस में कोई बच पाया या फैसला उसके पक्ष में हुआ, जो आपके एक्सपीरियंस में रहा हो? जी, ऐसे बहुत सारे विशाल केसेज़ हैं जहाँ पे अगर आप इस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें रेप का ही केस था। तो उसमें जो है उस लड़की ने जो है 25 लाख रुपए की कॉल के ऊपर डिमांड करी थी। तो हालाँकि वो कॉल डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं दिखाई थी उस केस में, लेकिन जो है उस लड़की के खिलाफ एक्सटॉर्शन केस करने में वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है, जिसमें उसने 25 लाख रुपए की डिमांड करी थी, और बाद में उसने बोला कि नहीं, मैं तो ये मज़ाक कर रही थी, ये सब वो सब जो भी है, लेकिन उस चीज़ को नहीं सुना गया और उस लड़की के खिलाफ बाकायदा एक्सटॉर्शन का केस हुआ। तो इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैं, या फिर व्हाट्सएप चैट्स हैं, अब जैसे एक आपको मैं केस बताती हूँ, मेरी डॉक्यूमेंट्री है, एक इंडियाज़ सन्स। उसमें वो झूठे रेप केसेस के ऊपर है। उसमें जो नैरेटर है मेरी डॉक्यूमेंट्री के, उनका नाम है करण ओबरॉय। तो करण जो हैं, उनके ऊपर मैं, हालाँकि वो सब जुडिस केस है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वो केस बिल्कुल झूठा है। लेकिन अभी उस केस का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी को और को क्वेश्चन नहीं कर रही। लेकिन जब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिली, तो जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स थी उस लड़की के साथ, वो सारी बाकायदा कोर्ट के सामने रखी गई। ये बताने के लिए कि ये जो है केस झूठा है, ये एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, और उसके बाद क्योंकि ये जो है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, जो कि एक बहुत ही एनीवेज़ कैजुअल रिलेशनशिप था, उस वजह से जो है महिला ने बदला लेने के लिए इनके ऊपर रेप केस कर दिया। तो वो चैट्स जो हैं, सिर्फ़ इसी केस में नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप चैट्स जो हैं आपकी, या आपकी वार्तालाप जो हैं, अगर कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो इन केसेज़ में ज़रूर मायने रखती हैं।
और ये तो चलो रेप केसेस की बात हो गई। अब जैसे मैट्रिमोनियल इश्यूज़ की बात कर लें हम, महिला कहती है कि मेरे को तो 3 साल से टॉर्चर करा जा रहा था, मेरे को तो इस फलाना डेट पे इन्होंने मारा-पीटी करी या जो भी किया। और लड़के के पास सबूत हैं कि फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर डेट पे कहीं घूमने गए हुए थे या उस पर्टिकुलर डेट पे वो अपने ऑफ़िस में काम कर रहे थे, उनके पास अटेंडेंस रिकॉर्ड है। जो मैं केस आपको बता रही थी जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो है ससुर के ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया गया था। तो उस केस में जो है दिल्ली की कोर्ट ने जो है व्हाट्सएप चैट जो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही थी, उस दिन जिस दिन वो लड़की कहती है कि मेरे ससुर और मेरी ससुर मुझे रेप कर रहे थे और मेरी ननद खड़ी होके देख रही थी, ये एलिगेशन थी। बहुत ही मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे विशाल किस लेवल तक इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं गिर गए हैं। तो वो एक पढ़ी-लिखी महिला अपने ससुर के ऊपर झूठा रेप केस करती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको सेटलमेंट में बहुत एक बड़ा अमाउंट चाहिए था। तो कोर्ट ने जो है बाकायदा पूरी व्हाट्सएप हिस्ट्री जो है उस आदमी की अपनी वाइफ के साथ देखी और ये कहा कि जिस समय पे ये कह रही हैं कि इनके ससुर इनको इस लोकेशन के ऊपर रेप कर रहे थे, ये एक्चुअली अपने घर में बैठी है। हरियाणा में अपने घर पे करनाल का ये मोहतरमा करनाल से आती है। करनाल में ये अपने घर में बैठी थी और एक्चुअली में उस डेट में उनके और उनके हस्बैंड की बातचीत हो रही थी कि उन्हें कहीं पे ट्रैवल करना है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी थे इनके हस्बैंड और वो उनसे गुस्सा दिखा रही थी कि तुम तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं करते हो, तुमने मुझसे शादी क्यों की है? तो इस तरह की कन्वर्सेशन हीटेड कन्वर्सेशन व्हाट्सएप की थी। तो ये सारे के सारे सबूत जो है बाकायदा ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इन एविडेंसेस का कोर्ट में रखने का, रखे गए, कोर्ट ने उसको देखा उनकी जो उस लड़की की जो सीडीआर थी यानी कि वो कहाँ पे थी उस टाइम पे, उसको देखा गया जो कि ऑब्वियसली वो सब पुलिस निकलवाती है कि अगर आप मान लो करनाल में हैं, आप कहें कि आपके साथ दिल्ली में कुछ हो रहा है, तो पुलिस जो है आपके नंबर की लोकेशन भी निकलवाएगी कि आप उस टाइम पे किस तो सीडीआर भी बहुत हेल्प करती है इन केसेस में। लेकिन पुलिस यूजुअली जो है हस्बैंड और उसकी फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं करती, लेकिन पुलिस को भी जो है काम करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये कानूनी दाँव-पेच है, कानूनी दाँव-पेच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सबूत। अनफॉर्च्युनेटली महिला को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी कथनी ही सबूत होती है ज़्यादातर मामलों में। तो ये पुरुष के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बीड़ा हो जाता है कि वो किसी तरह से प्रूव करे कि जो महिला है, वो झूठ कर बोल रही है। अब इस चीज़ को इस तरह से कन्फ्यूज़ ना किया जाए कि फाइनल जो डिसीज़न होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आदमी के ऊपर है, नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ आदमी के ऊपर बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस में है जैसे 304B डाउरी डेथ में हो गया। रेप के केसेस में जहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वहाँ पे अगर महिला कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो फिर ये प्रिज़्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है आदमी के ऊपर प्रूव करने के लिए कि मैंने रेप नहीं किया है। लेकिन 498 ए जैसे है, 354 है या और जो लॉज़ हैं, उसमें बीड़ा फिर भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है कि वो प्रूव करें। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन अगेन, डरे मत, एविडेंसेस जो हैं एक-एक चीज़ के, एक-एक लाइन पढ़िए। ये एक-एक लाइन उस एफआईआर की आपकी ज़िंदगी है। लॉयर्स के ऊपर जो है पूरी की पूरी दारोमदारी मत फेंके क्योंकि केस आपका है। उस लॉयर के पास और 50 केसेस हैं, वो उनकी रोज़ी-रोटी है, वो उनकी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ये केस आपकी ज़िंदगी है। तो सारा का सारा ओनस जो है लॉयर्स के ऊपर मत छोड़ें कि वो आपको बचा लेंगे। आप खुद अपने केसेस पे काम कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने काम में, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि ये केसेस जो हैं, उनको यूँ लगता है कि एकदम से डेथ वारंट सा निकल गया है, कैसे फेस करेंगे, कैसे लड़ेंगे? लेकिन सब कुछ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप दिन का आधा घंटा भी अपने केस के ऊपर निकालेंगे, बिताएँगे, इंटरनेट के ऊपर इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आपको आपके केसेज़ में मदद कर सकते हैं, जजमेंट्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, आप उनको पढ़िए। तो थोड़ा-सा अपने आप को कानूनी अगर आप अवेयर कर लेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो आप अपने केसेज़ को बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो हर एक लाइन को देखिए कि आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं और उस हर एक एलिगेशन का जो है तोड़ आप ऑन डॉक्यूमेंट जो है बनाइए और आई एम श्योर आपको जो है मदद मिलेगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दूसरे पार्टी को ये मत समझने दीजिए कि वो आपको तोड़ सकते हैं पैसा लेने के लिए। जिस दिन आप पैसा देने को आतुर हो जाएँगे, तो वो आपको और ज़्यादा पैसा डिमांड करके आपको और ज़्यादा तड़पाएँगे। तो अगर आप पहले दिन से ये स्टैंड ले लें कि चाहे आज नहीं तो 10 साल बाद हम केस लड़ेंगे
और हम इस झूठ के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, वो बहुत हेल्प करता है। जब दूसरी साइड को पता चल जाता है कि भैया नहीं कुछ ऐंठ पाएँगे, तो वो लोग भी ऑलरेडी मतलब वो लोग भी थोड़ा ये हो जाते हैं कि भई चलो अब सेटलमेंट करते हैं किसी भी तरह से। एक सवाल उन यंग लड़कों के लिए है जो डेटिंग एप्स को यूज कर रहे हैं। हुकअप कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनकी उम्र इतनी कम है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कितने बड़े लेवल पर अब फ्रॉड करने के लिए हो रहा है। लोगों ने इससे अपना एक बाकायदा बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल विशाल, बहुत ज़्यादा केसेज़ इस टाइम पे हो रहे हैं। ज़्यादातर केसेज़ मैं कहूँगी मेरे ख़्याल से 90% केसेज़ तो लाइट में आते ही नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर लड़के आदमी जो हैं मैं इनफैक्ट कल ही विशाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको लगेगा, मैं कल ही एक्चुअली सोच रही थी कि समाज में कैसा शिफ्ट आ गया है और मैं ये जनरलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि हर हर इंसिडेंट और हर समाज का वर्ग जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई जनरलाइज़ेशंस नहीं हो सकती हैं। लेकिन कल एक मेरी प्रिय मित्र हैं, उनकी फ़ोटो जो है किसी ट्विटर पे किसी पॉर्न अकाउंट ने जो है डाल दी थी और बहुत ही तो उनकी जो फ़ोटो है बिल्कुल नॉर्मल फ़ोटोग्राफ थी, लेकिन उसके साथ बहुत गंदे शब्द जो है उस अकाउंट में जो भी उनका चला रहे हैं कहती वो नाम तो महिला का है लेकिन हो सकता है पुरुष चला रहा हो, आई डोंट नो कौन चला रहा है उस अकाउंट को, लेकिन उन्होंने डाला। तो मैं उस अकाउंट की जो है कुछ वीडियोज़ देख रही थी और मैंने कुछ ऐसी इतनी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ देखी जहाँ पे बहुत ही यंग लड़कियाँ जो हैं वो इस तरह की वीडियोज़ में कंसेंशुअली अपने आप को फीचर कर रही हैं। ये इंडिया की वीडियोज़ हैं। आई नो ये इल्लीगल है लेकिन ये किस मैसिव लेवल पे लोगों तक पहुँचती हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग हमेशा समझते थे या सोचते हैं कि एक महिला को जो है अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें उसको बहुत शर्म महसूस होगी, लेकिन समाज बहुत आगे बढ़ गया है और मैं उल्टा होता हुआ देखती हूँ। आदमियों को मैं शर्मसार होते हुए देखती हूँ, चाहे वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हो। चाहे मान लो ये चीज़ कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो पेड सेक्स में इंडल्ज करते हैं, लेकिन वो जो है एक बहुत उसका जो कानूनी पक्ष है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मान लो अगर इस तरह के सिनेरियो में अगर वो फँस जाएँ तो उनको बहुत शर्म महसूस होती है, बहुत ज़्यादा और वो कभी किसी के सामने बोलते नहीं हैं। तो बहुत सारे आदमी अगर उनके साथ ये होता है तो पहली बात तो वो किसी को बताते ही नहीं हैं कि उनके साथ ऐसा है। जब तक पानी सर से ऊपर ना चला जाए वो किसी को नहीं बताते। नाउ कमिंग बैक टू डेटिंग स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। बहुत सारे गैंग्स में पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं क्योंकि पैसा बनाने का इतना आसान तरीका ये आज के टाइम पे हो गया है। व्हाट्सएप स्कैम्स तो सभी को पता है कि एक वीडियो कॉल आएगी, 2 सेकंड के लिए भी अगर उन्होंने आपका फेस कैप्चर कर लिया तो उसके बाद वो एक एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बना के आपको भेज देंगे और अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे, तो वो वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं, आपके रिलेटिव्स को फेसबुक से भेज देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं लोग स्कैम्स के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो डर के पैसा भी दे देते हैं। ये तो हो गया ऑफलाइन, व्हाट्सएप वाला जो पूरा का पूरा जो है ऑपरेट कैसे करते हैं ये डेटिंग एप्स पर जो फ्रॉड करते हैं, ये ऑपरेट कैसे करते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। तो ये व्हाट्सएप वाला तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें ऑफलाइन कोई एलिमेंट नहीं है। अब मैं आती हूँ ऑफलाइन एलिमेंट वाले पे। डेटिंग स्कैम्स डेटिंग ऐप्स जो हैं बम्बल हो गई, टिंडर हो गई और पता नहीं कितने सारे लोगों ने मुझे कितनी सारी ऐप्स के नाम बताए, मुझे याद भी नहीं रहते बट मेजर तो ये है अ, आपको एक लड़की जो है आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आप स्वाइप होंगे, मैच होंगे, बहुत मीठी-मीठी बातें करना शुरू करेगी। उसके बाद बोलेगी कि लेट्स कैच अप, लेट्स हैव ड्रिंक्स या डिनर या लंच या जहाँ पे भी है। तो अगर लड़का बोलेगा कि नहीं पहले किसी कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, तो बोलेगी कि अरे कितनी दकियानूसी बातें कर रहे हो, कॉफ़ी शॉप में क्यों मिलेंगे? लेट्स मीट इन अ होटल, हैव अ गुड टाइम। और जब ये लड़का वहाँ पे पहुँच जाएगा होटल में, होटल भी यही बुक करेगा ये उसको लेके जाएगा उस होटल में, तो वहाँ पे जो है वो इंटीमेट हो जाएँगी और उसके बाद जो है वो या तो वहीं पे होटल में ही एक तमाशा कर देंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है और मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। या फिर वो वहाँ से निकल जाएँगी और अगले दिन उनको एक कॉल आएगा जहाँ पे कोई लॉयर ये बोलेगा कि आपने हमारे क्लाइंट के साथ रेप किया है, ये हमारे पास आई हैं, आपके खिलाफ हम लोग जो है एफआईआर करवाने लगे हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन डेटिंग ऐप के थ्रू जो है क्राइम हो रहा है। बहुत सारे लड़के जो हैं पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी है। पुलिस ने फिर जो है ऐसे गैंग्स को
रंगे हाथों पकड़ा है। गुड़गाँव में मैंने ही एक ऐसा रैकेट जो है रंगे हाथों गुड़गाँव पुलिस के द्वारा पकड़वाया था, जहाँ पे ये एक लड़का था महेश फोगाट नाम का, एक महिला थी विनीता कुमारी नाम की। विनीता जो है लड़कों से बम्बल के थ्रू मिलती थी, उसके बाद उनके साथ कंसेंशुअल सेक्स या तो करती थी या फिर नहीं करती थी, होटल में ही तमाशा कर देती थी। अगले दिन जो है महेश अपने आप को एक एनजीओ का बताते हुए उसको फ़ोन करता था और ये कहता था कि बहुत इंटरेस्टिंग है विशाल जी ये कन्वर्सेशन, ऑडियो हम लोगों ने सुनी थी तो मैं आपको शेयर करती हूँ। इतने स्मार्ट हैं ये लोग, कानून को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने एक जो विक्टिम था वो मेरे पास भी आया था, तो उसने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजी। तो उसको बोलते हैं कि तुम इस लड़की के साथ गए थे कल? तो उसने बोला हाँ, गया था। तो उसने बोला आपने उसका रेप किया है? तो उसने बोला नहीं, तो मैंने नहीं रेप किया। तो उसने कहा ये हमारे पास आई है, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं, हमारे एनजीओ का ये नाम है और मैं ये महेश फोगाट नाम शायद उसने नहीं बताया था। और हम जो है आपके ऊपर एफआईआर करने वाले थे, लेकिन मैंने आपका प्रोफाइल देखा और मुझे लगा कि आप बड़े एक सभ्य परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो एक बार आपसे पूछ लिया जाए। तो उसने कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे पास चैट्स हैं जहाँ पे वो खुद ही आई थी मेरे पास, उसने खुद ही बोला था कि उसको ड्रिंक करनी है, तो हम लोगों ने एक बॉटल खरीदी थी या ये सब वो सब। तो ये बंदा कहता है कि आपके पास प्रूफ है कि उसने येस बोला था? तो उसने बोला मेरे पास तो प्रूफ नहीं है कि उसने येस बोला था। तो उसने बोला आपको पता है नो मीन्स अ नो। आपने वो मूवी पिंक देखी है कि नहीं देखी है? नो मीन्स अ नो। अगर महिला कह रही है कि उसने नो बोला है तो इट मीन्स अ नो। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास येस का कोई प्रूफ है कि नहीं है? तो उस लड़के को तो ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे या क्या करे, तो बहुत ज़्यादा डर गया था। बट एनी व्हिच वेज़ तो ऐसे 3-4 विक्टिम्स थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया इस गैंग के, और फिर उसके बाद मैंने गुड़गाँव पुलिस को इत्तला की। फिर जो लास्ट का जो इनका विक्टिम था उससे 5 लाख रुपए ये माँग रहे थे। एक से 1.5 लाख रुपए और एक से 2.5 लाख रुपए पहले ले चुके थे। और तीसरा जो ये इंसान था इससे 5 लाख रुपए जब वो ले रहे थे, उनको धर-पकड़ गुड़गाँव पुलिस ने पकड़ा और फिर उसके बाद पूरी गुड़गाँव पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ऐसे ऐसे गैंग्स इंडिया में हर जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी गोवा में किसी तरह का गैंग बस्ट हुआ है, जहाँ पे उन्होंने गुजरात और गोवा में पता नहीं अनगिनत लोगों को ट्रैप किया हुआ था। पुणे में इस तरह का एक भी गैंग पकड़ा गया है, जिन्होंने 50 लोगों को ट्रैप करके लगभग 2 करोड़ तक रुपए ले लिए थे। दिल्ली में ऐसा गैंग बस्ट हुआ है। फिर गुड़गाँव में राजस्थान में ऐसा गैंग, मतलब हर रोज़ की न्यूज़ हो गई है। आज ही बल्कि मेरी मम्मा भी मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि हनी ट्रैप के जो केसेज़ हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के का भी मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिसर्स भी हैं जिनको इस तरह के केसेज़ में फँसाया जा रहा है। तो एक तो ये तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है डेंजरस लेवल का है, क्योंकि यहाँ पे आप एक कानून की धारा जो कि बहुत सीरियस है, रेप का एलिगेशन है, उसको मिसयूज़ कर रहे हो। उसके अलावा डेटिंग ऐप्स पे बहुत सारे टाइप के स्कैम्स हैं, बहुत सारे टाइप के स्कैम्स विशाल। एक ये है कि महिला किसी होटल में बुलाएगी, उस होटल के रेस्टोरेंट या कैफ़े में बुलाएगी, उस कैफ़े के साथ इन्वॉल्व्ड होती है महिला। और वहाँ पे जाके जो है 7-8 वोडका शॉट्स ऑर्डर कर देगी एकदम से, हुक्का ऑर्डर कर देगी और आधे पौने घंटे में जो है निकल जाएगी वहाँ से, बोलेगी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे घर से फ़ोन आ रहा है या मेरा भाई आया है मुझे लेने के लिए, और निकल जाएगी। वहाँ पे बंदे का बिल आ जाएगा कुछ 18-20 हज़ार रुपए, कहीं 25 हज़ार रुपए, कहीं 30 हज़ार रुपए, कहीं 35, कहीं 40 हज़ार रुपए। और जो है अगर वो पे नहीं करेगा लड़का, तो बाउंसर्स आके जो है पीट देते हैं। दिल्ली का ऐसा ही वाकया था जहाँ पे एक लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा, उसको सोडोमाइज़ भी किया और उसके बाद जो है उस कैफ़े को वो शट है अभी तो कैफ़े, और उन लोगों को पकड़ने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट टू श्योर अरेस्ट उसमें हो गया था कि नहीं हो गया था। तो इस तरह के केसेस जो हैं पुणे में धड़ल्ले से इस तरह के कैफ़े डेटिंग स्कैम्स चालू हैं। लखनऊ से केसेस आए हुए हैं। दिल्ली में तो दुनिया भर के हैं, गुड़गाँव में हो चुके हैं, बैंगलोर में हो चुके हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेरे ख़्याल से इस तरह के स्कैम्स जो हैं ज़्यादा ऑपरेशनल हैं। क्योंकि वर्किंग क्लास लोग हैं, इन मामलों में, इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो पैसा गया तो ठीक है। और एक और ये डर होता है लड़कों को कि अगर उन्होंने लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करी तो कहीं वो लड़की झूठा मोलेस्टेशन का केस ना लगा दे। तो कानूनी दांव-पेच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब किसी महिला ने गलत किया और उसके खिलाफ आप एक्शन लेना चाहें। एक तो कानून ही हमारे इतने ज़्यादा लॉपसाइडेड हैं, वन साइडेड हैं कि लेडीज़ को इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं हमारे कानून में। अगर उसने कुछ गलत भी, जैसे गुड़गाँव वाले केस में जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें जो आदमी है वो अभी तक जेल में है, जो महिला है उसको मेरे ख्याल से 2 महीने में बेल मिल गई।
तो इतने लोगों को वो फँसा चुकी थी, बाकायदा उसकी इन्वॉल्वमेंट है, 3-3 एफआईआर उनके ऊपर हुई, लेकिन फिर भी जो है उसको बेल मिल गई। तो हमारा कानून जो है बहुत एक सिम्पैथेटिक अप्रोच रखता है महिलाओं के लिए, जो कि गलत है, क्योंकि अगर महिला किसी क्राइम में इन्वॉल्व्ड है, तो फिर आपको उसको जेंडर के लेंस से नहीं देखना चाहिए, उसको आपको गलती के लेंस से देखना चाहिए। और अगर आप गलती को पनिश नहीं करेंगे, तो जिस तरह से आदमी जो क्राइम करते हैं, वो एम्पावर हो जाते हैं कि हमारा तो कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तरह से आज के समय में महिलाएँ हैं जो ये सोचती हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक केस किया था गुड़गाँव में, उस लड़की का नाम है आयुषी भाटिया, उसने 9 रेप केसेस किए थे अलग-अलग लड़कों के ऊपर और फाइनली उसके ऊपर एफआईआर हुई और वो अरेस्ट हुई। ऐसा ही एक केस जबलपुर में मैंने किया जिसमें उस महिला ने सोनिया केसवानी नाम की महिला ने 6 रेप केसेस करे हुए हैं और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स इन केसेस की जो मेरे पास आती हैं विशाल, तो उसमें ये लड़कियाँ आराम से बोलती हैं। कि 376 में तो जो लड़की बोलती है वो बिल्कुल सबसे बड़ा सच होता है। कोई मेडिकल एविडेंस काम नहीं आती, कोई लड़के के पास कोई एविडेंस हो कोई काम नहीं आती, सिर्फ़ जो लड़की बोलेगी वही कानून है। तो इनको इन 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 लड़कियों को, इन महिलाओं को पता है कि कानून जो है इतना ज़्यादा एक तरफ़ा है कि अगर वो झूठ भी बोलेंगी तो उसको माना जाएगा। तो मुझे लगता है ये डेंजरस ट्रेंड है हमारी कंट्री के लिए। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर इनकम ग्रुप है जिसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, जिनके बारे में पहले से पता लगाया जाता है, या फिर आप किसी भी एज ग्रुप में कोई भी व्यक्ति जो है वो टारगेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, सब लोग इसमें फंस रहे हैं? हर एज ग्रुप के लड़के 18 साल से लेकर 75 साल के आदमियों के केसेस मैंने सुने हैं। बूढ़े-बुजुर्ग जिनके पास पैसा हो, उनको भी फँसाया जा रहा है। छोटे-छोटे गाँव में इस तरह के केसेस हो रहे हैं विशाल। मैं तो हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा की न्यूज़ न्यूज़ थोड़ा-सा ज़्यादा मैं फ़ॉलो करती हूँ। हरियाणा के छोटे-छोटे कस्बों, गाँवों से इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि 60 साल के बुजुर्ग को हनी ट्रैप कर लिया। 70 साल के आदमी को जो है किसी ज़मीन के काम के नाम पर 2 महिलाओं और उनके साथ 2 पुरुष थे, उन्होंने कहीं पे मीटिंग के लिए बुलाया, वहाँ पे उसको धर पकड़ लिया, नंगा करके उसकी वीडियोज़ बना ली और उसके बाद ये बोला कि तुम्हारे परिवार में बोलेंगे कि तुम गलत काम करने आए थे। और 10 लाख रुपए ले लिए, 15 लाख रुपए, 20 लोग शर्म के मारे जो है पैसे दे देते हैं। तो कोई कोई ब्रैकेट नहीं है, एनीवन एंड एवरीवन कैन बी ट्रैप्ड। कोई बहुत क्लियर पैटर्न्स नहीं है, बट ये है कि हर जगह पे मैं बोलती हूँ कि हम महिलाओं को हमेशा समझाया जाता है कि कभी भी किसी ऐसे आदमी के साथ ना जाएँ, जिनको हम अच्छी तरह से जानते ना हों, जिनके ऊपर हमें विश्वास ना हो और जहाँ पे हमारे को ज़रा भी लगे कि गलत इंटेंशन है, तो दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि पेरेंट्स जो हैं, अपने लड़कों को भी इस तरह से समझाने लग जाएँ कि जिस लड़की को वो जानते ना हों, जिस लड़की को पहचानते ना हों, जहाँ पे एक पूरा फुल ट्रस्ट एंड फेथ ना हो, उसके एटलीस्ट आइडेंटिटी के बारे में सारी डिटेल्स ना पता हो, वहाँ पे उस जगह पे मत जाइए। आपके साथ बहुत ज़्यादा आप डेंजरस सिचुएशन में जा सकते हैं। मैंने एक केस किया था टिंडर मर्डर जो अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा था, जहाँ पे एक महिला प्रिया सेठ ने अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ मिलके उनकी टिंडर डेट को जो है किडनैप करके और उनको चॉप करके और उनको सूटकेस में पैक करके फेंक दिया था, मर्डर कर दिया था। क्योंकि वो उनके परिवार से 10 लाख या 15 लाख की फिरौती माँग रही थी, जो उनका परिवार देने में सामर्थ्य नहीं रखता था। तो इस तरह के एक्सट्रीम केसेस भी हो रहे हैं और पुणे में एक केस है रिसेंटली मेरे पास आया था जहाँ पे एक लड़के को इतनी बुरी तरह से उनकी डेटिंग ऐप पे मिली हुई लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने असॉल्ट किया कि उनको फ्रैक्चर हो गया था, वो बच गए, शायद उनको जान से मारने की कोशिश करी थी उन लोगों ने। तो दिल्ली वाला जो केस है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एक्सट्रीम फिजिकल असॉल्ट का शिकार लोगों को होना पड़ा है, तो थिंग्स कैन गेट वेरी डेंजरस सो यू हैव टू बी रियली रियली वॉचफुल। आम लोग ही नहीं, आपने कहा जैसे कि एज ग्रुप तो कोई भी नहीं है, सारे एज ग्रुप वाले टारगेट किए जा रहे हैं, सारे इनकम ग्रुप वाले टारगेट किए जा रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इसमें परेशान हैं और पिछले कुछ दिनों में ऐसे केसेस आए हैं जिनके बारे में न्यूज तो आई लेकिन बहुत डिटेल में किसी ने बात नहीं की। उनमें से एक केस शिखर धवन का भी है। आपने पहले भी कई इंटरव्यूज में शिखर धवन की बात की है। मुझे लगता है थोड़ा सा डिटेल में इसे समझना चाहिए कि इस केस से सीखने को क्या मिला। अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे ख़्याल से शिखर धवन का केस है और भी जैसा मैंने बोला विशाल बहुत सारे ऐसे केसेज़ होंगे। मैं खुद ऐसे केसेज़ जानती हूँ। मी टू के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टारगेट किया गया था। जहाँ अब
ऑब्वियसली बात है, सेलिब्रिटी कल्चर में और मेरे ख्याल से बॉलीवुड लगा लीजिए या किसी भी लेवल पे, जहाँ पे एक इंसान बहुत ही वेल प्लेस्ड होता है, तो उसकी इमेज, उसकी डिग्निटी, उसकी जो पब्लिक एक वो है इमेज बनी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जिगरी होती है लोगों को। खासकर लड़के जो हैं इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में यूजुअली पढ़ना नहीं चाहते। आई डोंट नो उनका नाम क्या था? अभी थोड़े दिनों पहले एक केस आया था ना जहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की इन्फ्लुएंसर थी और उसके फ्रेंड्स ने एक क्रिकेटर को जो है मारने की कोशिश की थी, उनकी गाड़ी को भी उन्होंने हार्म कर दिया था। पटेल है या पृथ्वी मुझे शॉ। याद नहीं आ रहा। पृथ्वी 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 शॉ। शॉ, राइट? उसके ऊपर फिर जो है महिला ने मोलेस्टेशन केस डालने की कोशिश की थी। पब्लिक में वो पूरा का पूरा वाकया हुआ था, लेकिन फिर भी जो है पृथ्वी को फाइट करना पड़ रहा है। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि इन केसेस में ना उलझे। तो शिखर का जो केस है, शिखर वाले केस से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख मिलती है उनके उस एक्शन से जो उन्होंने लास्ट में लिया। उससे पहले जो उन्होंने किया वो सारा का सारा जो है मेरे ख्याल से जो मैं आपको बता रही हूँ बात वही उन्होंने की कि वो नहीं चाहते थे कि डर्टी हों चीज़ें, वो नहीं चाहते थे कि एलिगेशंस और क्रॉस एलिगेशंस हों, वो बहुत समय से यही चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से जो है एमिकेबली सेटलमेंट हो जाए और चीज़ें अच्छी नहीं थी उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो है उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए उनकी एक्स वाइफ के ऊपर और या फिर उनके करियर या उनके ऊपर कोई भी दाग आए। लेकिन इवेंचुअली जब उधर से मॉनेटरी डिमांड्स कम हुई नहीं, हर कंडीशन माँगने के बावजूद वो एक अमाउंट जो है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर फाइनली शिखर ने जो है एक डिसीजन लिया कि बस इसके बाद अब नहीं। और फिर उन्होंने जो है अपना डिवोर्स केस जो है इंडिया में उन्होंने परस्यू किया और फिर उसके बाद वो अपना डिवोर्स केस जीते भी और उसके बाद काफ़ी लोगों को पता चला कि शिखर किस तरह की मैरिज में थे। पिक्चर्स देख के और फ़ोटोज़ देख के सब लोगों को यूँ लगता है कि बहुत हंकी-डोरी चीज़ें हैं। लेकिन जब मीडिया में बातें आई, उनकी पूरी जजमेंट लोगों के सामने आई, तब पता चला कि शिखर किस तरह की शादी में थे। और तो मेरे ख्याल से सीखने को इन सब चीज़ों से यही मिलता है और एक और आपको मैं केस बताती हूँ विशाल, अभी हालाँकि वो बहुत ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना बाकी सब केसेज़ हो जाते हैं और मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक बहुत ही हाइली प्लेस्ड इंसान, बहुत ही हाइली प्लेस्ड पता नहीं कितने वो अवार्ड्स जीत चुके हैं। छोटी-सी ही उम्र में वो एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की पोज़ीशन पे ओहदे पे वो गए। तो आप सोच लीजिए कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल और कितना हार्ड वर्क किया होगा। थोड़े दिनों पहले उनकी वाइफ़ ने उनके घर में ज़बरदस्ती एंट्री की और वीडियो जो है बना दी और सोशल मीडिया पे उसको फैला दिया। खुद जो है ज़बरदस्ती घर में घुस रही हैं, बूढ़े माँ-बाप वहाँ पे इस आदमी के हैं, वो उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं और वो चिल्ला-चिल्ला के और ये जो जनाब हैं, जो उसके फादर इन लॉ हैं, वो रिटायर्ड डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हैं और उनका नाम ले लेके इतनी बदतमीज़ी से वो कह रही हैं कि ये मुझे असॉल्ट कर रहे हैं, मुझे असॉल्ट कर रहे हैं, ये मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, जबकि वीडियोज़ में साफ पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की और मैंने जब उन इंसान से कॉन्टैक्ट किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ़ ये जो वीडियो पे दिख रहा है ये तो बहुत छोटा-सा पार्ट है उनकी वाइफ़ जो उनके साथ करती आ रही है। बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में पिछले इतने सालों में, वो किसी के सामने नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो एक ओहदे पर हैं और वो लोगों के सामने अपनी दिक्कत नहीं ले जा पाते हैं। तो पुरुषों की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है विशाल कि चाहे उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, चाहे उनके साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे उनके साथ फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा हो। ये सारी की सारी टर्म्स हम यूजुअली अंडरस्टैंड करते हैं एक महिला के साथ होना एक पुरुष के द्वारा। बट हज़ारों, लाखों ऐसे लोग हैं इंडिया में जो अपनी वाइफ़ की वायलेंस या फिर अब्यूज़ के शिकार हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि एक तो लोग उनको बिलीव नहीं करते हैं, दूसरा उनके पास कोई कानून नहीं है और तीसरा अगर वो कोशिश भी करते हैं आवाज़ उठाने की तो समाज जो है उन्हीं को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है कि कैसे आदमी हो या कैसे पति हो या सँभाल नहीं पाते ये सब। तो शिखर के केस से भी मेरे ख़्याल से इवेंचुअली यही सीखने को मिलता है लास्ट में जो उन्होंने किया कि अपने लिए लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं एक और केस जो कि मेरे ख़्याल से किसी को सारी दुनिया को पता है वो है जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड केस, राइट? जॉनी ने भी सालों-साल
मेरे ख्याल से वो एक ऐसा केस नहीं था जहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरे ख्याल से जॉनी की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें थी और एम्बर हर्ड की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो एक समाज में आईना दिखाया गया, वो ये दिखाया गया कि जॉनी डेप इज़ द मॉन्स्टर, यू नो, जॉनी डेप इज़ द वायलेटर। जॉनी डेप एक डोमेस्टिक अब्यूज़र है, बट जब हम लोगों ने सच्चाई सुनी, जो उनके पास रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें एम्बर हर्ड उनको ये बोलती है कि, "गो जॉनी, गो टेल द वर्ल्ड दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सी इफ एनीवन वुड बिलीव यू।" एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द वर्क दैट आई डू, कि जब आदमी अपनी आवाज उठाता है तो समाज उसी को क्वेश्चन करता है और उसी को बिलीव नहीं करता है, चाहे महिला ने कुछ भी कर दिया हो। तो आई थिंक जिन आदमियों के साथ, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं चाहे वो नॉन सेलिब्रिटी हैं, इनफैक्ट जो सेलिब्रिटी हैं, मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगी कि मैं अपने एक दोस्त से थोड़े दिनों पहले बात भी कर रही थी कि महिलाएं चाहे वो किसी भी पोजीशन पे ना हो, जब वो किसी इस तरह की वायलेंस का शिकार होती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि वो आगे आएँगी, तो पहली बात सब लोग उनको विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। दूसरी बात उनको एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है, एक्सटेंसिव सपोर्ट, और तीसरा वो खुद एक मुहिम की तरह इस चीज़ को देखती हैं कि उनके साथ जो हुआ, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं होने देना चाहेंगी। वो एक एक क्रूसेडर की तरह अपनी इमेज लेने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं ऐसे बहुत सारे बहुत ही पॉपुलर हीरोज़ से मिली हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से मिली हूँ, जो कि आदमी हैं। उन्होंने अपने लिए ना तो बात करी, ना किसी के समक्ष अपनी बात रखी। मेरे से ज़रूर साझा की जो उनके साथ हुआ, लेकिन वो कभी भी समाज के सामने आके कुछ बोलते नहीं हैं और कभी भी अपने आप को एज़ अ क्रूसेडर तो छोड़ ही दो। मतलब लोग इतना डरते हैं कि अगर जैसे कि मैं कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करूँगी, जैसे करण ओबेरॉय हैं। मैं तहे दिल से उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा-सा किया, लेकिन जितना भी किया वो बहुत पावरफुल था। उनके साथ गलत हुआ डेफ़िनेटली, और उन्होंने एक स्टैंड लिया दूसरे लोगों के बोलने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान हाइली प्लेस्ड है और उसके साथ गलत हुआ है, तो ना ही वो सिर्फ़ उसको अपने साथ होता हुआ गलत देखें, बल्कि ये देखें कि कितने और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और अगर वो आवाज़ उठाएँगे तो बहुत सारे और लोगों को भी जो है शक्ति मिलेगी। तो जिस तरह से फीमेल सेलिब्रिटीज़ वुमेन्स राइट्स क्रूसेडर्स बन जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मेल सेलिब्रिटी है, वो पुरुषों के हकों की बात करे तो उसमें कुछ दो राय है। एक आखिरी सवाल, जो काम आप कर रही हैं आपको क्या लगता है वो सही मुकाम तक पहुंचेगा? उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे लीगल सिस्टम में क्या चेंजेस चाहिए? हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस चाहिए? क्या ऐसा हो कि दीपिका को लगे कि जो मेहनत, जो काम वो कर रही है इतने सालों से, वो अपने अंजाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, सफलता मिल रही है? विशाल, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल डिजेक्टेड फ़ील करते हैं, बिल्कुल ही होपलेस फ़ील करते हैं कि कभी कुछ बदलाव नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुम पागल हो, तुम अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रही हो, तुम वेस्ट कर रही हो अपनी लाइफ़ को, आदमियों की कोई सुनवाई नहीं होने वाली, आदमियों के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, कानून और भी ज़्यादा एंटी मेन होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रो वुमेन होते जा रहे हैं। और हमारे लॉ मेकर्स और पार्लियामेंट जो है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल किसी ने फाइल करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंस कमीशन बनाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, और महिलाओं का आंकड़ा देखिए आप, जो महिलाओं के साथ गलत होता है, तो पुरुषों की कहाँ से बात आएगी? तो ये पर्सपेक्टिव है, और इस पर्सपेक्टिव से हमें लड़ना पड़ेगा। होपलेस हो जाएँगे तो फिर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अ, इन आदमियों को जो ये कहते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती और ना ही कभी होगी, मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलती हूँ कि महिलाओं की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। महिलाओं की लड़ाई सदियों-सदियों की लड़ाई है। एट लीस्ट इंडिया में ही पिछले मेरे ख़्याल से 50 साल से जो है महिलाओं के कानूनों को लाने के लिए एक जद्दोजहद चलती रही है, और आज भी चलती है। और ऐसी महिलाएँ आज भी बहुत सारी हैं, बहुत तादाद में हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, वायलेंस होती है। तो उनके लिए महिलाएँ हर रोज़ लड़ती हैं। तो ये कहना या ये सोचना कि पुरुषों की सुनवाई हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, कानून आ जाएँगे, छोटी-सी अगर हम लोग एफर्ट मारेंगे तो भी बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई है, हमारे को जेंडर न्यूट्रल कानून लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे को अपने आप के लिए सरकार के द्वारा एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे पुरुषों की भी सुनवाई हो सके या उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस हो सके, वो एक प्लेटफ़ॉर्म या मेंस कमीशन बनाने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
जैसे मुझे लगता है लाखों महिलाओं ने सैक्रिफाइस किया है, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे पुरुषों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही इन द सेंस कि आप अपने साथ कुछ गलत कर लें, बट सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ कि जैसे बहुत सारी महिलाएँ और उनकी सफरिंग के बाद लोगों ने उस चीज़ की कॉग्निजेंस ली है, उसी तरह मुझे लगता है कि जब तक बहुत सारे आदमी हैं अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे, अपनी सफरिंग के बारे में लोगों को नहीं बताएँगे, तब तक जो है बदलाव आने की मुझे लगता है एक कोशिश ही करी जा सकती है। लेकिन आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो मैं अभी तक अकेले काम करती आ रही हूँ विशाल। अ, अब एक कोशिश होगी कि और लोगों को अपने साथ जोड़ूँ और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में और एक लीगल वे में इस लड़ाई को आगे ले जाने की मैं कोशिश करूँगी। बाकी बहुत सारे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है इन केसेज़ के लिए जब तक बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जब तक बहुत सारे केसेज़ जिनमें लोगों के साथ जो गलत हो रहा है वो हाई कोर्ट के दरवाज़े, सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े नहीं खटखटाएँगे। जब तक एक 2014 में अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे 498 केसेज़ में जो ऑटोमैटिक अरेस्ट हैं, उसके ऊपर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब तक अरनेश कुमार जैसे हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों आदमी जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अ, आवाज़ को नहीं लेके जाएँगे, मुझे लगता है तब तक बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अ, ब मुझे लगता है कि कानून आने के बाद भी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे पास तो ज़रूर एक ऐसा काम है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी भर कर सकती हूँ और मुझे खुशी होगी कि मैं लोगों की ज़िंदगी में किसी तरह का चेंज या बदलाव या किसी तरह का सपोर्ट मैं उनको कर पाई। लेकिन अगर हाँ, हमारे देश में अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज़ आ जाएँ, हमारे देश में जिन कानूनों का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उन झूठे केसेज़ के खिलाफ जो है हमारी कोर्ट्स और हमारा सिस्टम जो है दुरुस्त तरीके से एक्शन लेने लगे। जो महिलाएँ झूठे केसेज़ लगाती हैं, जो पुरुष उनके साथ मिलके झूठे केसेज़ लगाते हैं, उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिले और एक प्लेटफ़ॉर्म अगर बन जाए, जहाँ पे अगर किसी आदमी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो भी अपनी ग्रीवेंस एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर रखे। अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो हाँ, बहुत एक हद तक जो है मेरे काम को मुकाम मिलेगा, बट कब होगा ये पता नहीं। एक बहुत बड़े मिशन पर आप हैं, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक महिला होकर पुरुषों के हक की बात करना, उनकी आवाज उठाना, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, जो आप कर रही हैं। समाज का साथ भी आपको धीरे धीरे मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिन मुद्दों को उठा रही है वो सिर्फ एक न्यूज बनकर ना रह जाए, बल्कि उन लोगों को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, इसके लिए भी आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी थैंक यू हमारे साथ विशाल। जुड़ने बस के लिए। आपकी आपकी ऑडियंस को एक बस लास्ट मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी। जो आपने आज मुझे सुना वो उसका एक जो प्रत्यक्ष रूप है वो मेरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स मार्टर्स ऑफ मैरिज जो है यूट्यूब पे है और इंडिया सन्स मेरी वेबसाइट www.indiasons.com पर है। प्लीज़ मेरी फ़िल्म्स को ज़रूर देखिएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप इस तरह के किसी मामले में उलझे हुए हैं, तो मदद लेने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी होपलेस मत होइए। जैसा मैंने कहा सेव इंडियन फैमिली नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, सहोदर ट्रस्ट है, एनसीएम इंडिया फॉर काउंसिल मेन फॉर काउंसिल अफेयर्स है या मैं हूँ, हम लोगों में से किसी में भी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी पीड़ा शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही डायरेक्शन दे पाएँ या आपके साथ खड़े हो पाएँ। तो प्लीज़ हेल्प या मदद माँगिए। साइलेंटली सफ़र मत कीजिए और सुसाइड के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। बिल्कुल सभी व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चुप रहकर सहे मत और जैसा दीपिका कह रही हैं, आवाज जरूर उठाएं, बात जरूर करें, सॉल्यूशन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।